नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट में विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें अलग अलग जो बिल है वो पारित किए जा रहे हैं। तो इसमें आज हम एक बिल की बात कर रहे हैं जो कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। एकल उच्च शिक्षा नियामक विधेयक, जो इन दिनों पार्लियामेंट में संसद में जो है एक बहस का विषय बना हुआ है। इसमें क्या होगा, एक नियामक होगा और 3 परिषदें जो वो बनाई जाएंगी। उच्च शिक्षा में बहुत बड़े सुधार के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक के बीच क्या कुछ प्रावधान है या फिर इसके क्या क्या फायदे क्या नुकसान है, उसको हम इस पूरी वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो अभी जो मोदी सरकार है उनका भी ऐसे बिल क्या है जिसका टीचर स्टूडेंट्स काफी विरोध भी कर रहे हैं। कुछ शिक्षक संघों संगठनों के द्वारा भी इस चीज का विरोध किया जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये बिल है क्या। तो भी ऐसे बिल जिसका पूरा नाम विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 है, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार के लिए लाया गया एक प्रस्तावित कानून है। यह जो बिल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे को सरल करना, एकीकृत करना और आधुनिक बनाना है। तो इसके उद्देश्य क्या है यहाँ पर दोस्तों, इससे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर सवाल उठता है क्या जो है ये जो बिल लाया जा रहा है इससे शिक्षा बेहतर होगी या फिर शिक्षा की आजादी कम होगी। क्या भारत की जो यूनिवर्सिटीज है अब पूरी तरह से गवर्नमेंट के रिमोट से चलने वाली हैं? मान्यता, फंडिंग, स्वायत्ता तीनों पर एक नया कानून और शिक्षाविद में ये जो पूरी तरह से शिक्षाविद है वो आपस में बटे हुए हैं। आखिर इसके पीछे पूरा विवाद का कारण क्या है, तो इससे पहले हमें समझने होंगे इस बिल के उद्देश्य क्या है। तो अगर हम अभी प्रेजेंट में बात करें तो यूजीसी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसे जितने भी नियामक संस्थाएं हैं, यानी कि जितनी भी ऐसी बॉडीज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कारण ओवरलैपिंग नियम, असंगत मानक, नौकरशाही, देरी, इसके साथ ही फ्रेगमेंटेड अप्रूवल प्रक्रिया जैसी समस्याएं सामने आती रहती हैं। एकल छत्र संस्था वीबीएसए बनाकर नियमन को सरल, एकीकृत, पारदर्शी बनाने का एक उद्देश्य रखा गया। संस्थानों को अधिक स्वायत्ता देना, बहुविषय शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान नवाचार को प्रोत्साहित करना, फंडिंग को नियमन से अलग करके हितों के टकराव को कम करना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप ये जो प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा को पूरे विश्व के लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाना, ताकि हमारी जो भारत की शिक्षा वो बाकी जितने भी विश्व के जो बड़ी बड़ी जो विकसित देश हैं उनकी शिक्षा के अनुरूप काम कर सके या फिर उनके इक्वल में खड़ी हो सके। विकसित भारत 2047 के विजन से इस पूरे जोड़ना प्रावधानों को या फिर इस पूरे एक्ट को जोड़ना 2018 के HECI बिल का पुनरावृत्ति रूप है, जिसे पहले विरोध के कारण स्थगित कर दिया गया था। यानी कि 2018 का एक बिल था HECI, तो उस बिल में भी एक तरह से केंद्रीयकरण किया जा रहा था शिक्षा का, लेकिन उस समय इस चीज को डिले कर दिया गया था। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, तो अभी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है उसको समाप्त करके उनकी जगह एक नई छत्र संस्था जो है विकसित करने का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कि इन तीनों बॉडीज को इकट्ठा करके अलग एक जो है अधिष्ठान बनाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 3 अलग अलग परिषद काउंसिल्स बनाई जाएंगी। सबसे पहले होगी रेगुलेटरी काउंसिल, इसके साथ ही एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसके साथ स्टैंडर्ड काउंसिल यानी कि मानक परिषद। कानून जैसे कुछ व्यवसायिक क्षेत्रों को जोड़कर उस पर भी लागू होगा। फंडिंग को नियामक भूमिका से अलग कर दिया जाएगा। अब शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इसकी फंडिंग की जाएगी। संस्थाओं को अधिक स्वायत्ता देने, बहुविषय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी आधारित पारदर्शी प्रक्रिया का लक्ष्य रखा गया। अब इसमें जो अलग अलग काउंसिल बनाए जाएंगे उनके क्या क्या कार्य रहेंगे। सबसे पहले है नियामक परिषद यानी कि रेगुलेटरी काउंसिल। यह परिषद सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी के नियम और संचालन की निगरानी करेगी। यह देखेगी कि संस्थान सही ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं और नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं, पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। इसके साथ आती है मान्यता परिषद। इस परिषद का काम क्या है, संस्थान जो है उनकी गुणवत्ता, उनकी मान्यता का मूल्यांकन करना, तय करेगी कि कौन से कॉलेज और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के मानकों पर खरे उतर रहे हैं और कौन से नहीं। इसके बाद
मानक परिषद एक रहेगी। यह परिषद जो है शैक्षणिक मानक यानी कि जितने भी एजुकेशन को लेकर स्टैंडर्ड्स होंगे और छात्रों के सीखने के परिणाम को तय करेगी। सुनिश्चित करेगी कि सभी संस्थानों में पढ़ाई का जो सत्र है यानी कि लेवल वो बिल्कुल समान इक्वल रहे। छात्रों को जरूरी जो भी एजुकेशन है यानी कि कंपलसरी एजुकेशन मिल सके, उनको नॉलेज मिल सके और इसके साथ ही स्किल एजुकेशन भी दी जा सके। अब देखिए कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आने वाले हैं इस पूरे कानून के। तो ये जो देश के केंद्रीय और राज्य सत्र के जो विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी, एनआईटी और जितने भी बाकी कॉलेज हैं उन सभी पर ये लागू होगा एक्ट। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग संस्थान जो है वो भी इसके दायरे में आने वाले। हालांकि मेडिकल, लॉ, फार्मेसी, नर्सिंग इनसे जुड़े कुछ पाठ्यक्रम इस कानून में सीधे शामिल नहीं किए गए, लेकिन इन्हें भी तय किए गए हैं जो जितने भी शिक्षा मानक है उनका पालन करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब देखिए इस बिल के क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। 2 तरह के प्रभाव रहते हैं, एक होते हैं सकारात्मक, एक होते हैं नकारात्मक। यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव इफेक्ट की बात करेंगे। अगर हम देखें सिंपली बात करें तो हम सबसे पहले इसके फायदे की बात करेंगे। इस बिल का फायदा क्या होने वाला है, तो सबसे पहला फायदा क्या है इसका, नियामक प्रक्रिया वो सरल हो जाएगी। एकल संस्था यानी कि अगर एक ही बॉडी होगी उससे अप्रूवल मिलना तेज हो जाएगा, सुसंगत रहेगा यानी कि जो भी कार्य होगा उसमें देरी नहीं होगी। इसके अलावा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता भी मिल जाएगी। अधिक स्वायत्तता जैसे कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी से जो विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अनावश्यक निरीक्षण जो है यानी कि जो अननेसेसरी जितना भी उनका निरीक्षण किया जाता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बहुविषय शिक्षा दी जा सकेगी, अनुसंधान और इसके साथ ही नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गुणवत्ता में सुधार होगा। अलग अलग परिषद जैसे कि विनियमन, मान्यता, मानक ये तीनों अपने अपने लेवल पर काम करेंगी। इससे मानकों को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा पारदर्शिता, दक्षता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जो ग्रेडेड पेनल्टी है यानी कि 10 लाख रुपए से लेकर संस्थान बंद करने तक से जितना भी उस सभी का अनुपालन बढ़ जाएगा यानी कि उनको लोग फॉलो करने लगेंगे। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कार्यान्वयन, बहुविषय शिक्षा, अनुसंधान, वैश्विक प्रतिस्पर्धा इन सभी को बढ़ावा देना। लंबे समय में भारत की जो उच्च शिक्षा रैंकिंग बढ़ जाएगी, संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब अगर हम देखें इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है यानी इसके डिसएडवांटेज या फिर अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, इसका सबसे पहला यही सवाल उठ रहा है कि इसमें शिक्षा का जो है वो केंद्रीयकरण किया जा रहा है। राज्य विश्वविद्यालय जो कि 70% है उस पर केंद्र का नियंत्रण है लगातार बढ़ जाएगा, जो संघीय ढांचे और शिक्षा का उल्लंघन माना जा रहा है। यानी कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में, लेकिन अब उसमें एक ही बॉडी बनाकर उसको केंद्रीय सूची में ले जाने का ये एक तरह से प्रावधान बताया जा रहा है। इसके अलावा फंडिंग का अलग होना, अनुदान जो अब शिक्षा मंत्रालय के पास रहेंगे, जिससे राजनीतिक प्रभाव, मनमानी, सार्वजनिक फंडिंग कम होने का खतरा रहेगा। इससे जो सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हो सकती है और निजी संस्थान जो है वो ज्यादा लाभ केंद्रित हो सकते हैं, यानी कि जो निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होगा। इसके अलावा सख्त पेनल्टी नियंत्रण से जो छोटे राज्य संस्थान वो प्रभावित होंगे। जो शिक्षक संघ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है उनका आरोप क्या है कि विश्वविद्यालयों की जो स्वतंत्रता है वो कम की जाएगी। इसके अलावा केरल जैसे जो राज्य है उसमें इसे राज्य संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वाला भी बताया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा 2018 में HECI बिल का पुनरावृत्ति यानी कि पहले व्यापक एक बहुत बड़े लेवल पर विरोध हुआ था, उसके बाद फिर से शिक्षक छात्र संगठनों का कहना है कि सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा नामकरण पर भी विवाद किया जा रहा है, हिंदी सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर भी इस पर भी कुछ जो सांसद है उन्होंने आपत्ति यानी कि इसको अस्वीकार्य बताया है। तो इसके अलावा अगर हम देखें उल्लंघन करने पर, मान लीजिए कोई भी संस्था या फिर कोई इंस्टीट्यूट किसी के द्वारा इस चीज का विरोध या फिर इस बिल का विरोध किया जाता, इसका अगर उल्लंघन किया जाता है, इस एक्ट का अगर ये कानून बन जाता है, इसका अगर फिर भी उल्लंघन हुआ तो उसमें क्या मतलब दंड रह सकता है, क्या जुर्माने लग सकते हैं। तो ये जो बिल है ये पहली बार तय किया गया है कि सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पहली बार हुआ है ऐसा। अगर कोई संस्था ये सब नियम तोड़ती है या मानकों का उल्लंघन करती है तो उस पर कड़ा जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा अन्य कार्रवाई भी कर सकती। पहली बार उल्लंघन करने पर 10 लाख का जुर्माना, दोबारा उल्लंघन करने पर 30 से 75 लाख तक का जुर्माना लग सकता है, पेनल्टी। और बिना अनुमति के नई यूनिवर्सिटी खोलने पर, अगर मान लीजिए आप किसी भी नियामक संस्था से, किसी भी नियामक जो एक तरह से पूरी एक बॉडी बनाई गई है, तो उसमें अगर आप उससे अनुमति नहीं लेते तो 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इस पर मतलब अगर हम देखें, हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसको एनईपी के अनुरूप ही तैयार किया गया, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर भी नजर आता है एनईपी और ये जो बीबीएसए बिल लाया गया। एनईपी में जो फंडिंग थी उसको अलग एक स्वतंत्र परिषद से करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अभी ये जो बिल पास किया जा रहा है इसमें फंडिंग जो है वो शिक्षा मंत्रालय के पास है, यानी कि एजुकेशन को लेकर जितनी भी फंडिंग रहेगी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। यह एनईपी से मामूली थोड़ा सा अलग है, लेकिन सरकार का क्या कहना है कि हितों के टकराव को कम करने के लिए और इसके साथ ही एनईपी के सिद्धांत से ये मेल खाता है। तो इसी तरह यानी कि इसमें जो प्रावधान है ये सब किया जा रहा है, लेकिन इसमें फिर भी सवाल उठ रहा है वित्तीय सहायता को लेकर, फंडिंग को लेकर, मान्यता को लेकर मुद्दा। समर्थक ये दावा करते हैं कि इससे क्या होगा, सिस्टम सरल बनेगा, भ्रष्टाचार ओवरलैप कम होगा, लेकिन वहीं पर जो एजुकेटर्स की हम बात करें, यानी कि अध्यापकों की बात करें, शिक्षाविदों की बात करें, तो वो क्या कहते हैं कि एक ही केंद्र से फैसले होने पर जो विविधता और जो स्थानीय जरूरतें हैं वो दब जाएंगी, यानी कि एक ही गवर्नमेंट या फिर एक ही बॉडी के द्वारा इसके फैसले किए जाएंगे, क्योंकि उनका जो विजन है वो भी एक ही रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या उठाया जा रहा है, फंडिंग का। नए कानून में ये जो नियामक है इसको फंड देने का अधिकार नहीं है। अनुदान जो है यानी कि फंडिंग सीधी सरकार के द्वारा होगी। तो इससे आलोचक ये सवाल पूछते हैं कि अगर पैसा सरकार के हाथ में है तो क्या असहमति की कीमत संस्थानों को चुकानी पड़ेगी? यानी कि मान लीजिए सरकार अगर किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग नहीं दे पा रही, तो इससे क्या होगा, नियामक जो है उनको इस चीज की मतलब कीमत जो है, संस्थान जो है वो अपने खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर पाएंगे, अपनी शिक्षा में जो गुणवत्ता नहीं ला पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि संस्थान जो है वो इस चीज की कीमत चुकाएंगे। तो तीसरा सबसे बड़ा सवाल उठता है ऑटोनॉमी पर। तो शिक्षाविद को ये भी डर है कि पाठ्यक्रम, इसके साथ रिसर्च और जो नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट्स होंगे, उन सब पर इनडायरेक्टली जो सरकारी नियंत्रण यानी कि सेंटर का, यहाँ पर अगर हम बात करें सत्ताधारी सरकार की, सत्ताधारी दल की, उनका नियंत्रण लगातार बढ़ सकता है। इसके साथ ही आईआईटी, आईआईएम जैसे जितने भी संस्थान हैं उनकी स्वायत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल ये है क्या भारत की उच्च शिक्षा एकरूपता की तरफ बढ़ रही है या फिर केंद्रीयकरण की तरफ? आप क्या सोचते हैं, क्या एकल नियामक सुधार है या फिर नियंत्रण? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।